everyone and welcome to my channel. For the people who are new here, a warm welcome to you and a heartfelt thank you to my dear subscribers for being my dedicated audience. So today I got up really unmotivated and unwilling to do anything. I did not even wanted to get out of my bed. But here is my source of motivation and the reason and the purpose of this video. Here is a subject-wise strategy for module 2. Please note that these things, whatever I say, are applicable for people who are appearing under old syllabus, that is 2070. Now coming to paper 5 of module 2, that is CMA. अब CMA और FM दोनों ही ऐसे सब्जेक्ट्स हैं which are MCQ based and इन दोनों की ही approach is very similar. So this thing which I'm going to tell you is going to work for both the subjects. Okay, अब इन पेपर्स में यू हैव टू मैंडेटरी एम फॉर एन एग्जाम्शन, क्योंकि एग्जाम्शन लाना यहाँ पे इज़ द ईजीएस्ट. एंड आपने बहुत बार सुना होगा कि मॉड्यूल 2 इज़ ईजी टू क्लियर एज कम्पेयर टू मॉड्यूल 1. दैट इज़ बिकॉज क्योंकि ये दो ऐसे पेपर्स हैं जहाँ पे आप अबव 60 स्कोर कर सकते हो एंड आपका एग्रीगेट भी निकल जाता है ना, आपके इंडिविजुअल पेपर भी निकल जाते हैं. So how to get an exemption for these two subjects and how to score. अगर चलो exemption नहीं भी आए, so you have to score around 55 या फिर 55 से 60 के बीच में to actually clear your module 2. And you can only do that, you can only score good in these two papers is by practicing a hell lot of MCQs. This was my biggest mistake. मैंने अपने टाइम में questions practice नहीं करे थे and I regret it till date. I have cleared my module 2. बट आई रिग्रेटेड आई कुड हैव स्कोर्ड बेटर अगर मैंने ज़्यादा MCQs प्रैक्टिस किए होते तो. सो प्रैक्टिसिंग MCQs, आपका फर्स्ट जो रहना चाहिए प्रायोरिटी जिससे आप अपने MCQs प्रैक्टिस करोगे शुड बी योर मटीरियल, जो आपने जहाँ से क्लासेस परचेज करी होगी वहाँ से मिला होगा. उसमें आई एम डेफिनेटली श्योर कि काफ़ी सारे MCQs होंगे. यू हैव टू प्रैक्टिस देम वेल. द सेकेंड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स फॉर प्रैक्टिसिंग MCQs इज स्कैनर. अब स्कैनर में आपको बहुत सारी वैरायटी के मिलेंगे, आपको बहुत अच्छे लेवल के भी MCQs मिलेंगे और बहुत सिली क्वेश्चंस भी मिलेंगे. सो इफ़ यू डू नॉट हैव टाइम टू सॉल्व ऑल दोज 100 टाइप ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम द स्कैनर्स, यू कैन स्किप इट. बट डू नॉट स्किप द फर्स्ट 1.5 पेज ऑफ एनी स्कैनर, क्योंकि उसमें रहते हैं पास्ट पेपर के क्वेश्चंस. ठीक है, आप कोई भी स्कैनर खोलोगे, इफ़ यू आर फॉर एग्जांपल ओपनिंग CMA का कोई भी चैप्टर और आप वो पर्टिकुलर चैप्टर जैसे ही खोलोगे आपको सबसे पहले पास्ट के क्वेश्चंस मिलेंगे. I used to refer to Taxman's scanner because I found it very well appropriate and binded and organized. So that is why I used Taxman's scanner. You can refer it to. It's easily available. आपको परचेज करने की भी ज़रूरत नहीं है. आपको लिंक्स मिल जाएंगे टेलीग्राम ग्रुप से and you'll be sorted. बट पास्ट के क्वेश्चंस आप नहीं मिस कर सकते हो बिकॉज उन्हीं के थ्रू आपको पता चलता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं किस पर्टिकुलर चैप्टर से. अब आप अगर सोचो कि मैं स्कैनर अवॉइड करके नॉर्मली पास्ट के पेपर एट अ ग्लांस एक साथ पूरे सॉल्व कर लेता हूँ जहाँ पे सारे चैप्टर्स के मिक्स रहते हैं, सो डोंट डू दैट. You do that, but you do it after you have solved each chapter के MCQs individually. ठीक है, इससे आपको एक better clarity मिलेगी. What I used to do and that really helped me was कि मैं एक चैप्टर उठाती थी, I used to revise it. और रिवाइज करने के बाद पहले मैं अपने क्लासेस का जो मुझे मटेरियल मिलता है उससे उसके MCQ सॉल्व करती थी. फिर पास्ट ईयर के जो ये पेपर स्कैनर रहता है, स्कैनर के जो क्वेश्चंस रहते हैं उसमें से उस चैप्टर के MCQ सॉल्व करती थी. सो आई हैड अ वेरी गुड क्लैरिटी इन माई माइंड कि मुझे किस टाइप के क्वेश्चंस इस चैप्टर से आ सकते हैं मेरे पेपर में एंड दैट रियली हेल्प्ड मी. तो इन दोनों की ही MCQ जो बेस्ड पेपर्स है दैट इज CM and FM, इन दोनों के लिए ही यू हैव टू प्रैक्टिस अ हेल लॉट ऑफ MCQs. ठीक है, सेकेंड थिंग फॉर दीज टू पेपर्स इज कि आप सोचो कि मैं सिर्फ इसको प्रैक्टिकली पढ़ के चले जाऊँ एंड आई विल बी सॉर्टेड. सो माई डियर, दैट्स नॉट द केस. इट्स ये जो पेपर रहता है इसमें 60-40 का रेशियो रहता है. 60% प्रैक्टिकल आते हैं तो 40% थ्योरी भी आती है एंड दैट थ्योरी इज़ वेरी हेल्पफुल क्योंकि वो आपको बहुत ज़्यादा एक बूस्ट देती है टू इंक्रीज योर स्कोर इन दीज पेपर्स. सो आप थ्योरी अवॉइड करके नहीं जा सकते. नाउ यू माइट बी वंडरिंग कि अब हम इसकी थ्योरी कैसे पढ़ें. अ वेरी सिंपल एंड एफिशिएंट वे इज़ कि आप अपने मॉड्यूल से ही थ्योरी पढ़ो. यू जस्ट रीड द चैप्टर एट अ ग्लांस, क्योंकि मैंने ये चीज़ नोटिस किया कि पेपर में ना लोग डायरेक्टली मॉड्यूल की एक लाइन उठाते हैं और उसमें से MCQ बना के आपको आपके पेपर में दे देते हैं. नाउ आई टेल यू टू हेल्प यू कि अब आप ऐसे बर्डन ना हो जाओ कि हम मॉड्यूल से कैसे थ्योरी पढ़ेंगे. सो मैंने अपने टाइम पे क्या किया था,
देयर इज़ दिस सर राज अप्टे सर, यू माइट बी नोइंग हिम, ही इज़ फ्रॉम इंस्पायर अकेडमी. आप इंस्पायर अकेडमी के चैनल पे चले जाओ. आई एम नॉट प्रमोटिंग इट, बट राज सर हैज़ माई होल हार्ट. आई डेडिकेट माई क्लियरिंग ऑफ माई मॉड्यूल 2 एंड स्कोरिंग गुड मार्क्स इन CMNFM बिकॉज ऑफ हिम. ओके, सो आप इंस्पायर अकेडमी के चैनल पे चले जाओ एंड यू विल फाइंड थ्योरी बूस्टर्स, ठीक है, राज सर के फॉर CMNFM बोथ. ही इज़ वेरी वेल एट इंटरप्रेटिंग कि किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, क्या थ्योरी पूछ सकते हैं. उनके थ्योरी बूस्टर के सेशंस वर अ ग्रेट हेल्प. सो आई अर्ज यू टू सी दैट. तो इससे आपकी थ्योरी भी कवर हो जाएगी एंड यू विल बी, अगर आप MCQ प्रैक्टिस कर लोगे स्कैनर से पास्ट ईयर के क्वेश्चन, जैसा मैंने आपको बोला, यू विल बी ऑल सॉर्टेड फॉर CMA and FM एंड यू विल डेफिनेटली स्कोर एन एग्जामिनेशन. रिमेंबर, थ्योरी भी स्किप नहीं करनी है और MCQs भी प्रैक्टिस करने हैं टू स्कोर एन एग्जामिनेशन. जैसे भी हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करी, वी ऑल नो दैट फाइनेंशियल एंड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट टुगेदर मेक्स अप पेपर 8 ऑफ मॉड्यूल 2. नाउ फाइनेंशियल मैनेजमेंट की तो आप स्ट्रैटेजी, यू आर वेल वर्स्ड विद दैट. अब स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट देखो, एक ऐसा सब्जेक्ट है, इट्स कम्प्लीटली थियोरेटिकल और बहुत सारी कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है. somebody can come up and explain that to you, आप समझ जाओगे. इट्स एन ईजी सब्जेक्ट, बट आप रिटेन नहीं कर पाओगे वो सब्जेक्ट को. आई हैव स्ट्रगल विद दैट. मुझे ना इतना ईजी लगता था स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, बट मैं उस चीज़ को रिटेन नहीं कर पाती थी. तो ओनली वे टू स्कोर गुड मार्क्स इन स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इज़ कि आप अपना मॉड्यूल उठाओ. मॉड्यूल नहीं उठाना आपको कॉम्प्लेक्स लगता है, तो आपको जो आपकी क्लासेस से मटेरियल मिला होगा फॉर स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, उसमें जितने भी पेजेस हैं, यू हैव टू रीड इट ऑन योर ओन एटलीस्ट थ्राइस. आपको पूरे अपने मटेरियल को अच्छे से पढ़ना है फॉर 3 times, क्योंकि ओनली देन यू कैन रिटेन. क्योंकि उसमें इतनी सारी थ्योरीज हैं, इतने सारे नाम हैं इसके उसके, किसने ये थ्योरी दी, उसने वो थ्योरी दी. There are a lot of concepts, but it's a very easy subject. It's just an updated version. हम जो 11th 12th में business studies पढ़ते थे ना, उसका बस एक updated version है. It's an easy subject, but इसको retain करना is difficult. So you have to read the material on your own. क्योंकि आपको कोई समझा के जा सकता है, आप समझ जाओगे, no issues. बट आपसे ये चीज़ें रिटेन नहीं होंगी unless and until आप खुद से ये चीज़ पढ़ो फॉर एटलीस्ट 3 times. ओके, एक बार पढ़ोगे आपको लगेगा कि हाँ अभी याद है, 5 दिन याद रहेगा, 6th डे आप भूल जाओगे. सो रिवाइजिंग इट अगेन एंड अगेन इज़ द की, एंड खुद से पढ़ना, खुद से समझना इज़ द की. दैट इज़ वॉट आई डिड. मैंने अपने क्लासेस का मटेरियल उठाया था, मुझे भी मॉड्यूल उसका उतना अच्छा नहीं लगा था. मैंने क्लासेस का मटेरियल उठाया एंड आई यूज टू रिवाइज इट. काफ़ी टाइम मैंने रिवाइज़ किया. और मैं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट अपने एग्जाम्स के कुछ दिन पहले ही पढ़ती थी. 1 महीने पहले मैंने बुक उठा ली एंड 1 महीने के स्पैन में मैं 3 बार उस चीज़ को रिवाइज़ कर लेती थी, ताकि वो चीज़ मेरे दिमाग में रिटेन रहे. अभी से आपको नहीं पढ़ना, मत पढ़ो. 1 महीने पहले बुक उठाना. इफ़ यू थिंक दैट्स योर कप ऑफ टी कि आप 1 महीने में पढ़ सकते हो, विच आई थिंक यू कैन, क्योंकि उसमें ऐसा कुछ नहीं है. सो डू दैट. 1 महीने पहले उठाओ और उसको एटलीस्ट 1 महीने के स्पैन में 3 बार तो रिवाइज़ कर लो. एंड इफ़ यू डू दैट, देखो 40 मार्क का स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट आता है. 40 में से 30 मार्क्स आपको किसी को नहीं देने हैं. यू हैव टू ग्रास्प दैट 30 मार्क्स, तभी आपकी एग्जामिनेशन आएगी. यहाँ 30 आ जाएंगे, 60 में से आएगा साहब. मेरे ख्याल से 25 से 30 मार्क्स तो ला ही सकते हो, राइट? तो यू विल आराम से स्कोर अराउंड 60. ओके, 55 से 60 के बीच में आपके मार्क्स आराम से आएंगे, प्रोवाइडेड यू डू व्हाट आई एम टेलिंग यू. नाउ कमिंग टू पेपर 6 ऑफ मॉड्यूल 2, दैट इज सिक्योरिटी लॉज एंड कैपिटल मार्केट्स. नाउ this is my favorite subject because it is so interesting. Like, how can somebody not be attracted to this subject? It's so, I mean, it's not easy, but it's very very interesting. Okay, now इसका bifurcation ऐसा है कि 70 मार्क्स के लिए आता है आपका सिक्योरिटी लॉ वाला पोर्शन एंड 30 मार्क्स के लिए आता है आपका कैपिटल मार्केट वाला पोर्शन. अब ये जो आपका 30 मार्क का पोर्शन है कैपिटल मार्केट का, ट्रस्ट मी, इट इज़ द ईजिएस्ट थिंग. Why am I telling you that these 30 marks are the easiest to score is, देखो, सबसे पहली चीज़ कि you have only 2 chapters to study for 30 marks. Like, that's a very very nice bifurcation, right? We have to thank our institute for this bifurcation. So ये 30 मार्क्स में से 12 से लेके 15 मार्क्स के आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं. लाइक जो अपना लास्ट चैप्टर है ऑफ दिस पार्ट बी, उसमें से ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि क्रेडिट ट्रेडिंग एजेंसीज क्या होती हैं, ब्रोकर का क्या काम होता है, मर्चेंट बैंकर कौन होता है. लिटरली इस टाइप के डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, लाइक फॉर अराउंड 12 to 15 मार्क्स. ये तो कन्फर्म है.
सो आपके 15 मार्क्स तो कहीं नहीं जा रहे हैं, एंड बाकी पोर्शन पार्ट बी में होता है थोड़ा प्रैक्टिकल का. सो इफ़ यू आर गुड एट प्रैक्टिकल्स टू, तो आपको 20 से 25 मार्क्स तो पक्का है पार्ट बी में. And coming to part A might seem a difficult to a lot of you guys जिनको SLCM में interest नहीं है, but I'll tell you, ICDR, LODR, SAST regulations, buyback, these are the rulers of the paper. ठीक है, इन 4-5 चैप्टर्स जो मैंने आपको बताया, इसमें से तो क्वेश्चंस आपको पक्का मिलेंगे. सो ICDR, LODR, SAST, बायबैक, म्यूचुअल फंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, इनको मत स्किप करके जाना. फिर आते हैं थोड़े थोड़े छोटे छोटे चैप्टर्स, लाइक म्यूचुअल फंड्स हो गया. ठीक है, दैट इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट चैप्टर बाय द वे. डिपॉजिटरीज तो बहुत ईजी चैप्टर है. फिर सिक्योरिटीज़ कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट हो गया, आपका सेबी के बारे में हो गया. ऑल दीज चैप्टर्स आर इंटरेस्टिंग, प्लस दे आर ईजी, एंड इसमें से भी आपको कुछ क्वेश्चंस देखने मिल जाते हैं. सो इफ़ यू डू ये थोड़े से जो चैप्टर्स मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, आप वो अच्छे से करोगे तो आपका पार्ट ए पे भी कमांड आ जाएगा. एंड जस्ट हैव अ वाइड अप्रोच टू दिस सब्जेक्ट. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. आप एक काम करो, यू जस्ट टेक अ पेन एंड अ पेपर और आप चैप्टर्स डिवाइड कर लो. सबसे पहले जो आपको सबसे डिफिकल्ट लगते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अगेन ICDR, LODR, SAST, म्यूचुअल फंड्स, बायबैक की तो हिस्ट्री है, इतना ईजी चैप्टर है. और इस चैप्टर में से तो आपको डेफिनेटली एक क्वेश्चन तो मिलेगा ही मिलेगा फॉर 3 to 4 मार्क्स आराम से. ठीक है, तो ये सबसे पार्ट ए इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं. उसके बाद आते हैं आपके म्यूचुअल फंड्स हो गया, आपकी डिपॉजिटरीज हो गया, सेबी से एक आध क्वेश्चन आ जाता है. ठीक है, ओम्बड्समैन हो गया, ये सारे इजी चैप्टर्स हैं. ठीक है, ये इसको आप सेकंड कैटेगरी में रख सकते हो. यू डू नॉट हैव टू स्किप दैट. एंड मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, अगर आप पूरा SLCM अच्छे से अगर पढ़ के जाओगे ना, सो यू कैन आराम से स्कोर अराउंड 50 इन दिस सब्जेक्ट टू. SLCM इज ऑल्सो अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट एंड यू कैन स्कोर गुड. पार्ट ए पे थोड़ा सा कमांड लाओ, और पार्ट बी तो तुम्हें बाय हार्ट करके जाना है. ठीक है, आई विल बी पोस्टिंग अ वीडियो जिसमें जो मैंने मैराथन्स और रिविजन वीडियोस देखे, ट्रस्ट मी वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी. ठीक है, बिकॉज आई हैव ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मैंने बेस्ट कॉम्बिनेशन निकाले, एंड like I feel that way, okay, and that are all from the top professors, so please do not miss out on that video. ठीक है, उसमें मैं I'll also tell you कि मैंने न्यूमेरिकल्स कहाँ से करे थे, which will be a great help to you as well. Okay, so this was it for the SLCM subject. आपको बहुत easily कहीं से भी ABC एनालिसिस मिल जाएगा, कोई भी टेलीग्राम ग्रुप में, उसको भी आप प्रेफर कर सकते हो तो एक्चुअली इंटरप्रेट की कौन से चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है. सो दैट इज़ द स्ट्रैटेजी फॉर SLCM सब्जेक्ट. So now coming to the last but not the least, that is economic, business and commercial laws. ये एक बहुत वास्ट और थोड़ा सा बोरिंग कह सकते हो सब्जेक्ट है, बट आई टेल यू व्हाट, आई स्कोर्ड एन एग्जाम्पशन. 1 मार्क से एग्जाम्पशन रह गई थी मेरी. आई स्कोर्ड 59. ओके, एंड यू नो व्हाट आई सेड व्हेन आई केम बैक, पेपर दे के मैं घर आई, एंड आई कॉल्ड माई फ्रेंड एंड आई वाज लाइक, मैं तो EBCL में भी पास नहीं हो रही हूँ, मेरा इतना गंदा पेपर गया. आई वॉज ऑन द वर्ज ऑफ क्राइम, एंड शी वॉज लाइक ओके, हम फिर पेपर डिस्कस करते हैं, विच इज़ अगेन द मोस्ट हार्मफुल थिंग टू डू. पेपर से वापस आके कभी पेपर डिस्कस नहीं करना चाहिए. देखो, मैं रो रही थी कि मेरा पास ही नहीं होगा, बट आई स्कोर्ड 59, 1 मार्क, एंड आई वुड हैव स्कोर्ड 60, सो आई ऑलमोस्ट कंसिडर इट एन एक्सेप्शन. सो हाउ डिड आई स्टडी EBCL? दैट्स द पर्पस. नाउ एज वी ऑल नो कि कॉम्पिटिशन एक्ट आपको बहुत अच्छा किक स्टार्ट दे सकता है, एंड आई वुड प्लीज़ 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 अर्ज यू टू स्टडी कॉम्पिटिशन एक्ट फ्रॉम योर मॉड्यूल इटसेल्फ. भले तुम 4 दिन लगा के वो चैप्टर पढ़ो, बट दैट चैप्टर इज़ वर्थ इट, एंड मॉड्यूल से ही पढ़ना. क्योंकि देखो, योर इंस्टीट्यूट कैन नॉट आस्क यू एनीथिंग जो आपके मॉड्यूल में स्टडी मटेरियल में नहीं है. ठीक है, एंड मैंने ये चीज़ की थी, मैं ना एक्चुअली कॉम्पिटिशन एक्ट में कमिटीज़ थे. ठीक है, और मैं वो कमिटीज़ नहीं पढ़ के गई थी, एंड आई वॉज अ फूल, और उसका क्वेश्चन आ गया था. सो यू हैव टू, आप दूसरे नोट्स रेफर कर सकते हो इफ़ दे आर मोर प्रेजेंटेबल, बट आपको मॉड्यूल पे नज़र डालनी है फॉर कॉम्पिटिशन एक्ट. सो कॉम्पिटिशन एक्ट इज़ अ वेरी वेरी गुड किक स्टार्ट एंड अ बूस्ट फॉर योर इंक्रीजिंग योर स्कोर फॉर EBCL. नाउ कम पार्ट सी में, पार्ट ए में लास्ट में आऊँगी. पार्ट सी, अब पार्ट सी में ना काफ़ी लेंदी चैप्टर्स है, एंड पार्ट सी में से आपको कभी डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे आपके पेपर में, केस स्टडीज़ मिलेंगी, एंड
ट्विस्टेड क्वेश्चंस मिलेंगे एंड उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए पार्ट सी का। उसमें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, पार्टनरशिप एक्ट है, तो आपको ये एक्ट्स अच्छे से पढ़ने ही पड़ेंगे। आप पार्ट सी उठाओ, खुद से पढ़ो, उसमें कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं, ठीक है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट ऐसा है कि जिसमें आपको हेल्प चाहिए रहेगी। ऑफकोर्स आपकी कोचिंग में सब चैप्टर्स पढ़ा चुके रहेंगे, लेकिन आपको खुद से भी पढ़ने हैं ये चैप्टर्स, ठीक है। यू हैव टू रीड इट अपने आप से ताकि आप समझो एंड देन ओनली यू कैन सॉल्व दोज क्वेश्चंस। केस स्टडी के फॉर्म में आता है, यू नॉट एक्चुअली नो कि व्हाट कुड बी द बेस्ट आंसर फॉर दैट ना। आप ऐसा इतना सा कॉन्सेप्ट अगर आपका हिला डुला होगा, आपका वो क्वेश्चन गलत, ठीक है। बट पार्ट सी में भी ऐसा रहता है, कुछ क्वेश्चंस थोड़े ट्रिकी आते हैं, कुछ बहुत ईजी आता है। सो अप्रोच फॉर स्टार्टिंग पार्ट सी इज खुद से पढ़ना उस चीज़ को और खुद से समझना। उसमें आपको कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग चाहिए, उसमें आपको देखना पड़ेगा कि विच एक्ट सेज व्हाट। अब एलएलपी है जैसे, ठीक है, तो उसमें यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कैसे फॉर्म होता है, ये पार्टनर क्या कर सकता है, वो पार्टनर क्या कर सकता है। दैट इज़ इंटरेस्टिंग एंड इट विल ऑल्सो हेल्प यू इन फ्यूचर। अगर आप खुद प्रैक्टिस करना चाहते हो समथिंग, these things will be really helpful. So पार्ट सी को लाइटली मत लेना, भले उसमें से थोड़े से केस स्टडी वाले क्वेश्चंस आते हैं एंड अ लॉट ऑफ पीपल टेंड टू टेक इट लाइटली, डू नॉट डू दैट, ठीक है। पार्ट सी इज ऑल्सो स्कोरिंग, बट थोड़े से ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो हम एज स्टूडेंट्स थोड़ा सा तो डर जाते हैं। मैं भी डरती थी अपने टाइम में, बट इट्स नॉट अ बिग डील। पार्ट सी को लाइटली नहीं लेना है। कमिंग टू पार्ट ए, पार्ट ए में बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ चैप्टर्स हैं, ठीक है। एंड उसमें आई नो फेमा जैसे चैप्टर्स हैं जो हम स्टूडेंट्स को लगता है कि इतने बड़े, इतने कॉम्प्लेक्स, बट ट्रस्ट मी, थोड़ा सा अपना वाइडन करो अप्रोच। पार्ट ए इज़ द ईजिएस्ट, प्लीज़ डोंट थ्रो पेबल्स ऑन मी, बट पार्ट ए इज़ द ईजिएस्ट। इट मे सीम डिफ़िकल्ट क्योंकि उसमें फॉरेन रेगुलेशंस, फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशंस, इन सब का इतना ज़्यादा रेपिटेशन है कि इट गेट्स अ लिटिल बोरिंग, क्योंकि फॉरेन का सब पढ़ना, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग, सब कुछ ऐसा, तो थोड़ा सा इट कैन गेट बोरिंग सा एंड नॉट इंटरेस्टिंग इनफ एंड ऑल ऑफ दैट। बट पार्ट ए इज़ वेरी स्कोरिंग क्योंकि लिमिटेड चैप्टर्स हैं एंड इट इज़ इंटरेस्टिंग, प्लीज़ ट्रस्ट मी। कि पार्ट ए मैं इतने अच्छे से पढ़ के गई थी ना कि अगर 4 मार्क का क्वेश्चन था पार्ट ए में तो मुझे उसमें से 3 मार्क्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे। दैट वॉज हाउ बैडली एंड नाइसली आई हैड स्टडीड फॉर पार्ट ए, क्योंकि मुझे वो इंटरेस्टिंग लगा, ठीक है। अगर आपको इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है, प्लीज़ ट्राई टू मेक इट इंटरेस्टिंग, क्योंकि पार्ट ए में आप बहुत अच्छे से स्कोर कर सकते हो, ठीक है। ऑल्सो अबाउट दैट वीडियो मैं इसलिए बार बार बोल रही हूँ बिकॉज देयर विल बी अ प्रो टिप जो मैं आपको बताऊँगी। मैंने मैराथन से क्या क्या चीज़ें सजेस्ट की थी, सजेस्ट करूँगी मैं आपको, उसमें देयर इज़ अ प्रो टिप वेटिंग फॉर यू विच विल हेल्प यू डेफिनेटली in ways you cannot even imagine. So do not skip that video, please. Okay, so right, EBCL में part A should be very well done. कम chapters, weighted ज़्यादा और interesting है, so you can score very well in part A. Part B आपका of course is the ruler of EBCL paper, उसको आपको skip नहीं करना है, and again please refer module for part B. Part C आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है फॉर कॉन्सेप्ट्स, सो दैट इज़ हाउ यू शुड अप्रोच पार्ट सी। एंड ट्रस्ट मी, EBCL, CMA, FM, ये 3 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिसमें आप एक्चुअली एग्जामिशन स्कोर कर सकते हो। एग्जामिशन नहीं तो अराउंड 50 तो आराम से स्कोर कर सकते हो और आपका मॉड्यूल 2 विल बी ऑल सॉर्टेड। And that is exactly what I did, and I came up here and told you. I just hope that it is helpful in any way possible, and please do comment down below कि अगर आपको इतनी स्लाइटेस्ट सी भी दिक्कत हो रही है, you can just drop a comment below कि this is what is disturbing me or something. I will feel really happy to help you. I would share my Instagram link, we can connect there, have a chat. So you do not have to suffer alone, you do not have to get tense alone, you can always include me in that. I will be really happy to help. These were the strategies that I applied and cleared my module 2 of CS Executive, and you can do that too. और ये सब strategies apply करने से पहले ना एक चीज़ और कर लेना, which is actually very important. ये strategies apply ना भी करो ना, एक चीज़ ज़रूर करना, and that is
बिलीव इन योर सेल्फ, अपने ऊपर भरोसा रखना और अपने अंदर ये चीज़ रखना कि no matter what I can do this. This was it for today's video. Please do not forget to subscribe to my channel below and share it with the people who are appearing for June or December 23 examinations of CS Executive Module 2. And I really hope this video was informative and helped you in any way possible. Don't forget to like, share and comment. See you soon. Thank you. All the very best.